हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 3 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम समझने वाले हैं क्या क्या मेरे इनैक्टेड लॉज होते हैं और कैसे हम किसी पर्टिकुलर लॉ को इनैक्ट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम बहुत सारे और भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो हमने जुडिशरी वाले सिस्टम में पढ़े थे उसको भी हम और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट आर ऑफ प्राइमरी लेजिस्लेशन। तो ये जो एक पूरा वर्ड है ये हमारे टॉपिक में एज इट इज मेंशन है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरे पार्लियामेंट के एक्ट हैं वो बेसिक फॉर्म में एक लेजिस्लेचर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब जो भी ऐसी बॉडी जो कि लॉज बनाती है, तो जितने भी मेरे पार्लियामेंट्स में एक्ट हैं वो प्राइमरी लेजिस्लेशन की तरह काम कर रहे हैं, या फिर उनको हम प्राइमरी लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो नोन एज प्राइमरी लेजिस्लेशन आर द लीगल documents enacted by the legislative body of a jurisdiction often a parliament or council। तो जो मेरे ये एक्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, ये ऑब्वियस सी बात है, अब ये एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है, इसीलिए ये एक ऐसे बोल सकते हो ऐसे लॉज होते हैं, ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है, उसको इनैक्ट करती है, और इस लेजिस्लेटिव बॉडी को हम लोग पार्लियामेंट या फिर काउंसिल कहते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग प्राइमरी लेजिस्लेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये लॉ मेकिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है मेरा थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द लेजिस्लेटिव बॉडी कैन ऑथराइज अनदर इंडिविजुअल और एंटिटी टू क्रिएट रेगुलेशन। अब जो मेरा पर्टिकुलर एक्ट होता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर ये पावर होती है, या फिर ये जो ये लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके अंदर ये बेसिकली पावर है कि वो किसी और इंडिविजुअल को ऑथराइज कर सके, उसको अथॉरिटी दिलवा सके, ताकि जो अदर इंडिविजुअल है या फिर जो अदर इंस्टीट्यूशन है, एंटिटी है, वो भी मेरे रूल्स और रेगुलेशंस बेसिकली लॉस को फ्रेम कर सके, लॉस को इनैक्ट करवा सके। ठीक है, फिर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क फॉर अ स्पेसिफिक लॉ एंड टिपिकली इंक्लूड्स एन आउटलाइन ऑफ इट्स पर्पस। तो जो भी मेरे एक्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, जो हम लोग आगे देखेंगे भी कि कैसे इनको इनैक्ट किया जाता है, तो बेसिकली ये जो एक्ट होते हैं पार्लियामेंट के, ये एक फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो लॉ है, अब वो लॉ किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, तो उस लॉ का बेसिकली पूरा एक फ्रेमवर्क हो गया, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो ये बेसिकली एक्ट्स मेरे बताते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो जो मेरा लॉ है वो किस पर्पस के लिए फॉर्म किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसका पर्पस बताना ही मेरा क्या है, एक एक्ट का पर्पस है, मतलब एक एक्ट का काम है। नेक्स्ट है मेरा डेलीगेटिंग लेजिस्लेटिव अथॉरिटी फ्रॉम पार्लियामेंट टू द एग्जीक्यूटिव और सबऑर्डिनेट बॉडीज इनेबल्स देम टू ऐड फर्दर डिटेल्स टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी मेरे ये जो एक्ट्स होते हैं इनका काम ये भी होता है कि एग्जीक्यूटिव या फिर जो भी सबऑर्डिनेट बॉडीज हैं बेसिकली उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करना, और यहाँ पर भी मेरे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अपना एक प्राइमरी लेजिस्लेशन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट से मैं समझ में आया कि जो मेरे एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको हम लोग प्राइमरी लेजिस्लेचर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, बेसिकली वो लोग लॉ मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा दिस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो हमने पीछे पढ़ी कि डेलीगेटिंग लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन सी हो गई, कि पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव तक या फिर पार्लियामेंट से सबऑर्डिनेट बॉडीज तक। तो ये जो मेरी डेलीगेटिंग लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है ये बेसिकली क्या करती है, ये बेसिकली हेल्प करती है एक पर्टिकुलर जो भी एक्ट है पार्लियामेंट में, उसमें फर्दर चीजें ऐड हो सके, फर्दर उसमें जितनी भी चीजें कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, जैसे कि उसमें 5-6 चीजें हैं। अभी जैसे सपोज करो कि कोई भी एक्ट बनाया गया, उसमें 5-6 चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी, इन लोगों ने अपने कुछ सजेशन दिए पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट ने वो सजेशन, पार्लियामेंट को कुछ सजेशन मिले एग्जीक्यूटिव से, फिर एग्जीक्यूटिव से मिले या फिर कुछ सबऑर्डिनेट बॉडी से मिले, कहीं से भी पार्लियामेंट को कुछ सजेशन मिले कि आप पर्टिकुलर लॉज में ये जो 5 पॉइंट है इसके अलावा आप 6-7 ये पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लॉ से रिलेटेड जो भी फर्दर डिटेल्स हैं उनको एक्ट करने का काम मेरी कौन कर रहा है, मेरे डेलीगेटिंग लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज जो है वो कर रही हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ये जो डेलीगेटिंग अथॉरिटी हैं जो पार्लियामेंट को हेल्प कर रही हैं, अलाउज अदर्स टू क्रिएट लॉज एंड रेगुलेशन थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और इस वजह से यहाँ पर जो लेजिस्लेशन हो रहा है, जो लॉ मेकिंग हो रहा है, वो डेलीगेटेड हो रहा है। ठीक है, फिर है एनी रेगुलेशंस क्रिएटेड बाय द ऑथराइज्ड इंडिविजुअल मस्ट अलाइन विद द पर्पस स्टेटेड इन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी हमने फर्दर डिटेल्स ऐड करी हैं अपने लॉ में, अपने एक्ट में, जो भी ऑथराइज इंडिविजुअल्स
बेसिकली ऐड करवा रहे हैं पार्लियामेंट के थ्रू, तो ये जो रेगुलेशंस हैं ये मेरे जो भी मेरा एक्ट है उसका पर्पस क्या है, उसका मेन मोटो क्या है, उससे अलाइन होना चाहिए, उसी के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा जो एक्ट है उसका पर्पस अलग है और जो रेगुलेशंस उसमें फर्दर एड ऑन करवाए जा रहे हैं वो अलग है। वो दोनों चीजें साथ में अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट पॉइंट था। नेक्स्ट आता है मेरा हम लोग का मेन टॉपिक जो कि है इनैक्टेड लॉ। अब ये इनैक्टेड लॉ क्या है, देखो, इनैक्ट और इनैक्टेड मीन्स टू मेक इनटू लॉ बाय अथॉरिटेड एक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो पर्टिकुलर बिल है, कोई भी ऑर्डिनरी बिल आता है तो उसको अगर हमें एक्ट बनाना है तो उससे क्या होता है, वहां पर वो पार्लियामेंट के पास जाता है। जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से मतलब लोकसभा और राज्यसभा से उसको अथॉरिटी मिल जाती है, उसके बाद वो पर्टिकुलर एक्ट जाता है मेरे प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए। जब वो अप्रूवल हो जाता है तो ये पूरे प्रोसेस से मेरा एक पर्टिकुलर बिल एक्ट बन जाता है। उसी तरह से एक पर्टिकुलर एक्ट को जो उसके पास अथॉरिटी है, जिसको हम लोग अथॉरिटेटिव एक्ट भी बोल रहे हैं, उस लॉ को, उस बेसिकली एक्ट को लॉ बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो होता है मेरे उसको बेसिकली इनैक्ट करवाना, इसीलिए उसको इनैक्टेड लॉ बोलते हैं। जैसे कि इमरजेंसी जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं, उसी तरह से हम लोग लॉ को इनैक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द स्टैट्यूट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 1945। अब ये स्टैट्यूट का क्या मतलब है, देखो स्टैट्यूट का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर लॉ या फिर कोई भी ऐसा रूल, ठीक है, और कोई ऐसा रूल बना होगा जो 1945 में था, तो वो भी वहां पर एक लॉ था जिसको इनैक्ट करवाया गया था, जिसको स्टैट्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया इनैक्टेड लॉ का। अब है इसके अंदर क्या क्या चीजें थी इस स्टैट्यूट के अंदर, बेसिकली इस लॉ के अंदर जो 1945 में इनैक्ट करवाया गया था, इट प्राइमरली मीन्स टू परफॉर्म द लेजिस्लेटिव एक्ट विद रेफरेंस टू अ बिल विच गिव्स द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि एक बिल को एक लेजिस्लेटिव एक्ट में ट्रांसफॉर्म किया गया, उसके बाद जब उसको एक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया तो उसको एक लॉ की वैलिडिटी मिल गई। ठीक है, और लॉ तो हम लोग को पता ही है कि लॉ क्या है, वो मैंने पहले भी इस यूनिट में बताया हुआ है। फिर इन शॉर्ट, अ बिल इज इनैक्टेड व्हेन इट बिकम्स अ लॉ, दैट इज व्हेन द गवर्नर साइंस इट एंड मेक इट इफेक्टिव। ठीक है, तो एक बिल जो है उसको इनैक्ट करने का प्रोसीजर क्या हो गया, इस एक बिल को हम लोग तब इनैक्ट करेंगे, मतलब एक बिल जो है वो लॉ तब बनेगा जब उस पर्टिकुलर बिल को गवर्नर का अप्रूवल मिल जाएगा और गवर्नर उसको साइन कर देंगे बेसिकली। ठीक है, फिर enact when used in statutes also means to provide. For example, the statute of frauds enacts that no action may be brought on certain types of contracts unless the plaintiff has signed writings to prove the agreement. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक लॉ का जो कि फ्रॉड से रिलेटेड है। ठीक है, कि कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, तो वहां पर कोई भी एक्शन बेसिकली नहीं परफॉर्म हो सकता है सिग्नेचर के थ्रू। ठीक है, तो कोई एक्शन वहां पर नहीं परफॉर्म होगा। तो ये मेरा स्टैट्यूट ऑफ एक फ्रॉड बनाया गया, बेसिकली लॉ से फ्रॉड से रिलेटेड एक यहाँ पर लॉ बनाया गया जिसको इनैक्ट करवाया गया। ठीक है, तो ये थे मेरे इनैक्टेड लॉ। फिर आता है कि कैसे हम एक लॉ को इनैक्ट करवाएंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, कैसे वो बिल कैसे गवर्नर का अप्रूवल उसको मिलेगा, उसके बाद गवर्नर उसको साइन करेंगे और कैसे उसको और इफेक्टिव बना के लॉ बनाएंगे, ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। सो द प्रोसेस ऑफ इनैक्टिंग अ लॉ इन पार्लियामेंट फॉलोज दी स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स से हम एक बिल को बेसिकली लॉ में इनैक्ट करवा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है द मिनिस्ट्री ड्राफ्ट्स अ प्रपोज्ड लॉ known as bill after gathering input from other ministries and the public. The draft undergoes revisions based on these input and is then reviewed by law ministry. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि एक बिल को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और उस बिल के अंदर सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी जो भी उस लॉ को बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो वो पर्टिकुलर बिल है वो मेरा जो लॉ मिनिस्ट्री होती है उससे रिव्यू करवाया जाएगा, उससे दिखवाया जाएगा कि आप एक बार देख लो कि इसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सेकेंड स्टेप होता है कि वो बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा कैबिनेट के पास। ठीक है, तो ये जो मेरा कैबिनेट है
जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैबिनेट क्या है, कैबिनेट के सारे फीचर्स क्या हैं, तो वो बिल हम लोग कैबिनेट के पास प्रेजेंट करेंगे अप्रूवल के लिए। एक बार जब कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दी तो उसके बाद जो है वो बिल मेरा पार्लियामेंट में जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि हमें एक बिल बनाना है, उस बिल में हमें सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है उस लॉ से रिलेटेड। वो पर्टिकुलर बिल मेरा लॉ मिनिस्ट्री बेसिकली पूरा चेक करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट वो जो बिल है वो प्रेजेंट किया जाएगा कैबिनेट में। कैबिनेट का एक बार अप्रूवल मिलने के बाद वो पर्टिकुलर बिल मेरा चला जाएगा पार्लियामेंट के पास। ठीक है, उसके बाद है इन पार्लियामेंट द बिल अंडरगोज 3 रीडिंग्स इन बोथ हाउसेस। तो 3 बार वो जो बिल है उसका मतलब बेसिकली अप्रूवल लिया जाएगा, 3 बार दोनों हाउसेस में वहां पर उसको अप्रूव करवाया जाएगा। जब पहली रीडिंग में क्या होगा? ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग, तो यहाँ पर 3 रीडिंग हो रही हैं और उन 3 रीडिंग में क्या क्या हो रहा है? सबसे पहली रीडिंग में द बिल इज इंट्रोड्यूस एंड इट मे फेस अपोजिशन दैट लेट्स टू अ वोट इन द हाउस। तो बेसिकली क्या होगा कि जो पहली रीडिंग होगी, जब पहली बार ये जो बिल है पर्टिकुलरली दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो हो सकता है कि इसको कुछ लोग अपोज करें, कुछ इसके अपोजिशन में रहे, कुछ इसके सपोर्ट में रहे। ठीक है, उसके बाद जब ये पूरा काम हो जाएगा, फर्स्ट रीडिंग की बात करी मैं, जब ये कुछ लोग अपोजिशन में है, कुछ लोग इसके क्या है? सपोर्ट में है, सो द बिल में देन बी रेफर टू द रेलिवेंट डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी फॉर एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ? क्या फर्स्ट रीडिंग में क्या हुआ? फर्स्ट रीडिंग में जो बिल था इसको कुछ लोगों ने अपोज किया, कुछ ने इसको सपोर्ट किया। ठीक है, फिर वो पर्टिकुलर जो बिल है वो कहाँ चला जाएगा? एक स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। स्टैंडिंग कमेटी उसको पूरा रेफर करेगी, उसको पूरा चेक करेगी। ठीक है, फिर एज ए स्टैंडिंग कमेटी रिव्यूज द बिल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लॉजेस, मे सीक पब्लिक इनपुट एंड सबमिट्स रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट इन अ रिपोर्ट। तो पहली मीटिंग में बेसिकली जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका काम है, स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या होगा? स्टैंडिंग कमेटी का काम होगा जो पर्टिकुलर बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पार्लियामेंट में, बेसिकली उसको चेक करना। उस बिल के अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं, क्या क्या चीजें हैं, और उस बिल की मतलब बेसिकली उसका एम क्या है, उस बिल को क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो। और बहुत से ऐसे केस में पब्लिक ओपिनियन भी ले सकते हैं स्टैंडिंग कमेटी कि इस पर्टिकुलर बिल में क्या ऐसी चीजें हैं, तो बेसिकली पब्लिक का इनपुट भी वहां पर लिया जा सकता है। और इन सब चीजों को देखने के बाद, इन सब चीजों को रेफर करने के बाद जो भी स्टैंडिंग कमेटी अपने कंक्लूजन्स बनाएगी उस पर्टिकुलर कंक्लूजन्स को वो सबमिट कर देगी पार्लियामेंट में। ठीक है, एक रिपोर्ट के फॉर्म में। उसके बाद सेकेंड मीटिंग में क्या हो गया? सेकेंड रीडिंग में क्या होगा? द सेकेंड रीडिंग इन्वॉल्व्स द थॉरो स्क्रूटनी and discussion of each clause with the potential for amendments. The government or MPs can propose changes though the government isn't bound by the committee's suggestions. ठीक है, तो अब सेकेंड रीडिंग में क्या हुआ? फर्स्ट रीडिंग में स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पार्लियामेंट को भेज दी। ठीक है, सेकेंड रीडिंग में क्या होगा कि जो पूरा मेरा बिल होगा इसको कंप्लीटली थॉरली पूरा पढ़ा जाएगा, एक एक क्लॉज इसका समझा जाएगा, और ये जो क्लॉजेस होंगे इनमें अमेंडमेंट या फिर चेंज का संभावना होगी। मतलब अगर कोई किसी को लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है इस पे चेंज हो सकता है, तो वो वहां पर अपने बता सकता है कि एक पर्टिकुलर क्लॉज में चेंज हो सकता है, और ये गवर्नमेंट और एमपीज जो है वो चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर है अभी सेकेंड मीटिंग में हो गया। थर्ड रीडिंग में क्या होगा? द थर्ड रीडिंग इन्वॉल्व्स अ वोट ऑन द रिवाइज बिल फॉर पैसेज। अब ये जो भी अगर हो सकता है कि जो पर्टिकुलर जो भी बिल अब जो बनाया है कि जो भी स्टैंडिंग कमेटी ने उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दे दिया कि आप पर्टिकुलरली यहाँ चेंज कर लो। ठीक है, और जो मेरे गवर्नमेंट और एमपीज थे उन्होंने भी कुछ अमेंडमेंट बता दी, तो अब जो रिवाइज्ड बिल है उसमें लोगों का, उसमें बेसिकली जो भी हाउसेज हैं उनका वोट मांगा जाएगा कि अब आप बताओ आपका ओपिनियन क्या है इस बिल से रिलेटेड। ठीक है, अब है इफ पास्ड बाय वन हाउस द बिल मूव्स टू द अदर हाउस फॉर सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक बार ये जो पहला मेरा है, मतलब ये जो मेरा बिल है, अगर ये किसी सपोज करो लोकसभा ने पास कर दिया, तो फिर ये जो बिल है ये मेरा दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पर सेकंड और थर्ड रीडिंग होगी। मतलब सेकंड और थर्ड रीडिंग में क्या होगा? सेकंड और थर्ड रीडिंग में वही कि एमपीज और गवर्नमेंट्स अपना बताएंगे कि इस पर्टिकुलर में अगर कोई फर्दर चेंज हो सकता है तो, और वहां पर फिर उनका वोट मांगा जाएगा। ठीक है, और एक बार जब ये दोनों हाउसेस ने इसको पास कर देंगे, मतलब दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया उन तीनों मीटिंग के बाद, उन तीनों रीडिंग के बाद, तो फिर ये जो पर्टिकुलर बिल है ये मेरे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है,
and the president can seek clarification and may return to the bill to the parliament for reconsideration. तो ये जो पर्टिकुलर बिल है ये मेरे प्रेसिडेंट के पास जाएगा कि आप अपना ओपिनियन यहाँ पर दो कि इस बिल को बेसिकली पास करना है कि नहीं. तो वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो हो सकता है कि इस बिल को रिटर्न करवा दे पार्लियामेंट को कि आप इसको रिकंसिडर करो. हो सकता है कि इसमें फर्दर चेंजेस हो सके. तो वो कंप्लीटली प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल ले लिया गया. ठीक है. उसके बाद अपॉन रिसीविंग प्रेसिडेंशियल एसेंट, मतलब एक बार प्रेसिडेंट ने इसको अपना अप्रूवल दे दिया, सो जो पर्टिकुलर बिल है वो मेरा एक्ट बन जाएगा और वो इनैक्ट हो जाएगा लॉ की तरह एंड इज ऑफिशियली नोटिफाइड. ठीक है. तो ये पूरा प्रोसीजर होता है एक बिल को कैसे एक्ट तक बनाने का और पर्टिकुलरली उसको लॉ को इनैक्ट करने का. ठीक है. तो ये आप लोग याद रखना. नेक्स्ट है मेरा कॉमन लॉ और केस लॉ. सो कॉमन लॉ और केस लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ ऑल्सो नोन एज केस लॉ इज अ बॉडी ऑफ अनरिटन लॉज बेस्ड ऑन लीगल प्रेसिडेंस एस्टैब्लिश्ड बाय द कोर्ट्स. देखो, मैंने जब जुडिशरी पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो लीगल प्रेसिडेंस है या फिर जिसको हम लोग जुडिशरी प्रेसिडेंस बोलते हैं वो क्या होता है. तो वो चीजें ऑब्वियस हैं कि जो मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अपने अपर लेवल के जो भी कोर्ट्स होंगे उनका डिसीजन मानेगी. बेसिकली अगर एक पर्टिकुलर केस है जिसका जो भी पूरा सिनारियो है या फिर जो भी उसकी चीजें हैं, कैसे क्राइम हैपन हुआ या जो भी चीजें हैं, तो उस केस में अगर सिमिलर केस मेरा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आता है तो जैसे मेरे हायर कोर्ट्स ने उसका डिसीजन दिया होगा, वहां पर जो भी अपना जजमेंट दिया होगा वो चीज मेरी सबऑर्डिनेट कोर्ट को माननी पड़ेगी और उस केस में उसको सिमिलर जजमेंट देना पड़ेगा सेम. ठीक है. तो उसी तरह से ऐसी कुछ लीगल प्रेसिडेंस जो कि कोर्ट्स ने स्टैब्लिश करी हैं और जो कहीं पर लिखी हुई नहीं है, मतलब वो लॉ की तरह तो कहीं पर बताई नहीं गई है कि ये पर्टिकुलरली एक लॉ है, तो वो अनरिटन लॉज हो गए. ठीक है. कि इसमें ऐसा नहीं किया गया कि एक बिल पास किया गया फिर उसको अप्रूवल लेकर एक एक्ट की तरह एक लॉ को इनैक्ट करवाया गया. ऐसा कुछ नहीं किया गया है. ये जो कॉमन लॉ होते हैं या फिर केस लॉ होते हैं, अब इनका नाम ही कॉमन लॉ है, मतलब ये कॉमन है, इनको कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है. ये एक अनरिटन लॉज होते हैं और ये बेसिकली कोर्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं. ठीक है. फिर एक कॉमन लॉज draws from institutionalized opinions and interpretations from judicial authorities and public juries. जैसे मैंने बताया कि इसको अथॉरिटी कहाँ से मिली है, इंटरप्रेट इसको बेसिकली किसने किया है? मेरे कोर्ट्स ने किया है. जो जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं, जो जजेस होते हैं वो करते हैं और पब्लिक जूरीज जो होती हैं वो करती हैं. ठीक है. फिर एक कॉमन लॉ समटाइम्स प्रूव द इंस्पिरेशन फॉर न्यू लेजिस्लेशन टू बी एक्टेड. तो कॉमन लॉ के थ्रू जो जो नए भी लॉज होते हैं उनको बेसिकली एक बेस प्रोवाइड करता है मेरे कॉमन लॉ. ठीक है. फिर है इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2020. इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 74th इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August 2020 amidst social distancing. The Indian public has many rights to protect their life, asset and live dignified law. तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि 2020 में 74th इंडिपेंडेंस डे बनाया गया. तो ये एक मेरे कॉमन लॉ है, केस लॉ का एक एग्जाम्पल है. और बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया कि जो इंडियन पब्लिक है उसके पास ये राइट है, उसके पास ये हक है कि वो अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करके रहे, मतलब वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती है, रह सकते हैं एक डिग्निफाइड वे में. ठीक है. Some rights are provided in different provisions of Indian Constitution and subsequent law. और इनमें से जो कुछ राइट्स हैं कि कैसे लोगों को क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या क्या राइट्स हैं जो हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़े थे, वो चीजें मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. ठीक है. फिर है मेरा प्रिंसिपल्स टेकन फ्रॉम डिसीजंस ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूट बाइंडिंग लीगल रूल्स. तो ये एज इट इज हमारे पूरे कोर्स में लिखा है. आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. सो इन एन एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट द जजेस हैव टू कंपल्सरीली फॉलो द जुडिशियल डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट्स इन अ केस ऑफ लॉ. In other words, if a judge finds the precedent to be a wrong judgment, he is legally bound to give the same judicial decision. तो जैसे मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्रिंसिपल्स टेकन फ्रॉम डिसीजन ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूट बाइंडिंग लीगल रूल्स. इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी बताया कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि सपोज करो कि एक पर्टिकुलर कोई केस आया है मेरे हाई कोर्ट में. ठीक है. तो हाई कोर्ट में एक केस आया था, सपोज करो एक मर्डर से रिलेटेड केस था और उसमें हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया. ठीक है. अब सपोज करो और वो जो जजमेंट था वो पूरा जजमेंट हो गया, जो भी उनको देना था पनिशमेंट उन्होंने दे दिया, और वो जो पर्टिकुलर जजमेंट था या पर्टिकुलर जो उन्होंने पनिशमेंट दिया था वो एज अ रिकॉर्ड मेरे हाई कोर्ट में स्टोर हो गया. ठीक है. क्योंकि हाई कोर्ट को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड
का बेसिकली स्टोर कहते हैं, मतलब रिकॉर्ड का बेसिकली उनको बोल सकते हो कि एक प्लेस है जहाँ पर रिकॉर्ड की पूरी चीजें रहती हैं। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सपोज करो कि उसके पास भी सिमिलर केस आया, ठीक है। अब ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जिसके पास सिमिलर केस आया है, जिसमें सेम क्राइम है, सेम चीजें यूज करी गई हैं क्राइम को परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो बाउंडेड हो जाता है कि उसको हाई कोर्ट का जो उसने बेसिकली जजमेंट दिया था वो बाउंडेड है उस जजमेंट को फॉलो करने के लिए। अब हो सकता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो जज है उसको लग सकता है कि जो जजमेंट या फिर जो पनिशमेंट मेरे हाई कोर्ट के जज ने दी थी हो सकता है उसको गलत लगे, लेकिन फिर भी वो बाउंडेड होता है, लीगली भी वो बाउंडेड होता है कि उसको सेम जुडिशियल डिसीजन देना पड़ेगा। वहां पर वो अपना नहीं यूज कर सकता दिमाग, उसको ये फॉलो ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है ना कि बाइंडिंग लीगल रूल्स, मतलब जो जजेस हैं वो यहाँ पर बाउंडेड हो जाते हैं, उनको कंपल्सरली इस जुडिशियल प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीजें हैं। जो सबसे पहले है प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, कि यहाँ पर जुडिशियल डिसीजंस बेसिकली क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया वही चीज यहाँ पर लिखी भी है कि द जुडिशियल प्रेसिडेंस और डिसीजंस इज अ प्रोसेस विच इज फॉलोड बाय जजेस टू टेक द डिसीजंस। तो जो जजेस होते हैं मेरे कोर्ट्स के, पर्टिकुलर केस में क्या डिसीजन या क्या जजमेंट दिया जाए उसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट और डिसीजन। जैसे मैंने बताया वही चीज यहाँ पर भी समझाई गई है कि इन जुडिशियल प्रेसिडेंस द डिसीजन इज टेकन बाय फॉलोइंग द सिमिलर केसेस हैपेंड इन द पास्ट। जुडिशियल डिसीजन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डेसिस, दैट इज स्टैंड बाय डिसीजन ऑलरेडी मेड। तो ये याद रखना, ये वर्ड बहुत जरूरी है। जब भी जुडिशियल प्रेसिडेंट कहीं पर भी मेंशन हो तो ये चीज याद रखना कि ये किसके प्रिंसिपल पे बेस है, ये स्टेयर डेसिस के प्रिंसिपल पे बेसिस है, जिसका मतलब क्या है कि डिसीजन जो कि पहले बना दिया गया है आप दोबारा वही डिसीजन लो या फिर आप दोबारा वही जजमेंट दो, जैसा मैंने समझा दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।